आज से लगभग 4,500 साल पहले की बात है। एक ऐसा महानगर था जो मिस्र और मेसोपोटामिया जितना ही बड़ा और शानदार था, पर फिर भी इतिहास के पन्नों से पूरी तरह गायब हो गया। आज हम इसी खोई हुई दुनिया के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। सदियों तक इतिहासकारों के लिए ये जगह नक्शे पर बस एक खाली पन्ना थी। जरा सोचिए, एक तरफ दुनिया मिस्र के पिरामिड्स और मेसोपोटामिया के शहरों के बारे में जानती थी, और ठीक उसी वक्त दक्षिण एशिया में उन्हीं के बराबर की एक विशाल सभ्यता फल फूल रही थी, जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन फिर साल आया 1921 और सब कुछ बदल गया। एक भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने आज के पाकिस्तान में एक जगह पर खुदाई शुरू की। उस जगह का नाम था हड़प्पा, और यहीं से इस गुमनाम सभ्यता के पहले सुराग, पहली पहेलियां जमीन से बाहर आने लगी। और यह सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं थी। हड़प्पा की खोज ने तो जैसे एक दरवाजा ही खोल दिया। उसके बाद एक करीब 1500 से ज्यादा शहर और बस्तियां मिली। इससे इतिहास का सबसे बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा हो गया कि आखिर इतनी बड़ी, इतनी फैली हुई सभ्यता यूं अचानक गायब कैसे हो गई। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाने के लिए इसके पहले सुरागों को देखते हैं। और वो सुराग हैं खुद इनके शहर। ये शहर कांस्य युग में किसी भी और जगह से बिल्कुल अलग थे, बिल्कुल अनोखे। ये सिर्फ गांव या बस्तियां नहीं थीं, ये तो जैसे भविष्य के शहरों के ब्लूप्रिंट थे। सोचिए, सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, एक परफेक्ट ग्रिड पैटर्न। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इनकी ढकी हुई नालियों की व्यवस्था। ये एक ऐसी आधुनिक सोच थी जो दुनिया के बाकी हिस्सों में हजारों साल बाद आई। जब हम आज के शहरों से इनकी तुलना करते हैं तो इनकी काबिलियत और भी साफ नजर आती है। देखिए, लगभग 2500 ईसा पूर्व में एक संगठित ग्रिड सिस्टम, ढकी हुई नालियां, ये वो शहरी प्लानिंग है जो आज भी हमारे शहरों का आधार है। मतलब वो लोग अपने समय से वाकई बहुत बहुत आगे थे। और सिर्फ हम ही नहीं, उस समय के सबसे बड़े पुरातत्वविद सर जॉन मार्शल, वो भी हैरान रह गए थे। उन्होंने कहा कि कला का ऐसा शानदार नमूना, मानव शरीर की इतनी सटीक समझ, ये तो प्राचीन ग्रीस से पहले कहीं देखी ही नहीं गई थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सभ्यता इतनी पुरानी हो सकती है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इतने बेहतरीन शहरों को चलाने के लिए पैसा कहां से आता था? आखिर इनकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? और इसका जवाब मिलता है इनके व्यापार में। सबूत इशारा करते हैं एक बहुत ही विशाल और संगठित व्यापार नेटवर्क की तरफ, जो हजारों मील तक फैला हुआ था। ये कोई अंदाजा नहीं है, इसके पक्के सबूत हैं। हमें आज के इराक यानी उस समय के मेसोपोटामिया में हड़प्पा की मोहरें और मनके मिले हैं। दूसरी तरफ मेसोपोटामिया के दस्तावेजों में एक दूर देश से समुद्री व्यापार का जिक्र है। ये सबूत इन दो महान सभ्यताओं के बीच एक पुल का काम करते हैं, जो उस जमाने के ग्लोबल ट्रेड की तस्वीर पेश करता है। और उनका व्यापार कितना व्यवस्थित था, इसका सबसे बड़ा सबूत है ये अनुपात 1:2:4। उन्होंने वजन के लिए मानकीकृत बाटों का एक सिस्टम बनाया था। ये बाट एक सटीक अनुपात में थे और पूरी सभ्यता में हर जगह यही इस्तेमाल होते थे। ये दिखाता है कि उनकी अर्थव्यवस्था कितनी अनुशासित और नियमों से बंधी हुई थी। पर जहां एक तरफ उनकी अर्थव्यवस्था इतनी साफ दिखती है, वहीं दूसरी तरफ उनकी संस्कृति एक गहरा राज है। सोचिए, मिस्र की तरह न कोई पिरामिड, न मेसोपोटामिया जैसे विशाल मंदिर, न राजाओं के आलीशान महल, न ही देवताओं की बड़ी बड़ी मूर्तियां। और इन सबसे बड़ी पहेली है उनकी लिखावट, उनकी लिपि, जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। उनकी कहानियां हमेशा के लिए खामोश हो चुकी हैं। और यही बात हमें उस सबसे बड़े सवाल पर वापस ले आती है। अगर वो इतने तरक्की पसंद थे, इतने संगठित थे, तो फिर आखिर हुआ क्या? कहां चले गए वो सब लोग? कई दशकों तक इतिहासकार अलग अलग थ्योरी देते रहे। कुछ ने कहा किसी ने हमला कर दिया होगा, कुछ ने कहा कि कोई भयानक बाढ़ आई होगी। पर जब खुदाई में मिले सबूतों को जांचा गया तो ये कहानियां फिट नहीं बैठी। असली जवाब किसी हमलावर सेना में नहीं, बल्कि आसमान और नदियों में छिपा था। हाल की वैज्ञानिक जांच एक ऐसे गुनहगार की ओर इशारा करती है जो किसी सेना से ज्यादा खतरनाक था, और वो था जलवायु परिवर्तन। देखिए, ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। ये एक धीमी तबाही थी जो कई पीढ़ियों तक चली। हुआ ये कि ये पूरी सभ्यता घग्गर हकरा नदी के किनारे बसी थी, जो मानसून पर निर्भर थी।
फिर करीब 1800 ईसा पूर्व के आसपास मौसम बदलने लगा, ठंडा और सूखा होने लगा, मॉनसून कमजोर पड़ गया और वो नदी जो इनकी जीवन रेखा थी वो धीरे धीरे सूखने लगी। जब नदी सूखी तो खेती खत्म हो गई, और जब खेती खत्म हुई तो लोगों के पास अपने शानदार शहर छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। तो मतलब वो लोग पूरी तरह खत्म नहीं हुए, बल्कि ये एक तरह का डी-अर्बनाइजेशन था। लोग बड़े बड़े शहरों को छोड़कर छोटे छोटे गांवों में जाकर बसने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन संसाधनों पर ये शहर टिके थे वो संसाधन ही खत्म हो गए थे। तो आखिर हम इस पूरी कहानी से क्या सीखते हैं? धूल में दबी ये सभ्यता आज हमें क्या बताती है? तो सार ये है कि इस महान सभ्यता को किसी बाहरी ताकत ने नहीं हराया। वे अपने ही पर्यावरण में हो रहे बदलाव का शिकार हुए। उनका इतना विकसित समाज एक स्थिर जलवायु पर निर्भर था, और जब वो स्थिरता खत्म हुई तो उनके शहर भी बिखर गए। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये कोई छोटी मोटी सभ्यता नहीं थी। अगर हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर लगभग 700 सालों तक रही, जो कि रोमन साम्राज्य या मिस्र के पुराने साम्राज्य से भी ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो असल में इनकी कहानी हमारे लिए एक चेतावनी है, 4500 साल पुरानी एक चेतावनी जो हमें सभ्यता और जलवायु के नाजुक रिश्ते के बारे में बताती है। ये याद दिलाती है कि कोई भी समाज, चाहे वो कितना भी विकसित क्यों ना हो, पर्यावरण में होने वाले बदलावों से अछूता नहीं रह सकता। सिंधु घाटी की सभ्यता इस बात का सबूत है कि हमारे इतिहास में अभी भी कितने ही पन्ने हैं जिन्हें खोला जाना बाकी है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जमीन के नीचे दबे हमारे अतीत में और कौन-कौन से सबक हमारी खोज का इंतजार कर रहे हैं।